हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकोनॉमिक सर्कल, योर ओन स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ देवेंद्र कुमार। और पिछली क्लास में हमने आर्थिक सांख्यिकी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सांख्यिकी के बारे में पढ़ा था। सांख्यिकी क्या है? ठीक है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी, किन मदों को हम सांख्यिकी कह सकते हैं, ठीक है, और कौन सी मदें सांख्यिकी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं या फिर बोलते हैं विधियां। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं अथवा विधियां। तो सबसे पहला जो अवस्था है वो है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। लिखा है कि जब कोई अन्वेषण या इन्वेस्टिगेटर अपने अध्ययन के लिए आंकड़ों को स्वयं अथवा अन्य प्रकाशित या अप्रकाशित विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। संकलन का मतलब है इकट्ठा करना। सबसे पहले सांख्यिकी का जो पहला स्टेप है वो है आंकड़ों को इकट्ठा करना। कोई भी इन्वेस्टिगेटर है या फिर जिसको अनुसंधानकर्ता भी हम कह सकते हैं, वो क्या करता है कि सबसे पहले आंकड़ों को क्या करता है, सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करता है। पहला स्टेप है आंकड़ों को इकट्ठा करना। आंकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। अब वो आंकड़े जो हैं वो स्वयं भी संकलित कर सकता है, स्वयं इकट्ठे कर सकता है, और यदि या फिर किसी प्रकाशित या फिर अप्रकाशित विश्वस्त सूत्र, मतलब किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या किसी अन्य स्रोत की सहायता ले सकता है वो। ठीक है, इसके बाद आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। दूसरा स्टेप है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। जो आंकड़े हमने इकट्ठे कर लिए हैं उनको क्या करना, सही तरीके से व्यवस्थित करना। लिखा है जब इन संकलित आंकड़ों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं या फिर वर्गीकृत करते हैं या संपादन करते हैं तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण कहा जाता है। ठीक है, आंकड़े इकट्ठे किए, उनको क्रम के अनुसार लगाना, व्यवस्थित करना या फिर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। इसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इन व्यवस्थित आंकड़ों को जब अन्वेषण के द्वारा सारणी के अनुसार, मतलब टेबल के अनुसार, आरेखीय प्रस्तुतिकरण या फिर चित्र में प्रस्तुतिकरण, मतलब चित्र के अकॉर्डिंग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद हम क्या करते हैं, आंकड़ों को क्या करते हैं, हम सारणी के टेबल के रूप में या फिर किसी चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आता है आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइज करना, एनालाइज ऑफ डेटा। आंकड़ों को उपयुक्त विधि द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद इनका विश्लेषण अनेक विधियां, जैसे सांख्यिकी में अनेक विधियां, जैसे माध्यक जिसको माध्यिका बोलते हैं, अपकरण अथवा सहसंबंध जिसको कोरिलेशन बोलते हैं, आदि के प्रयोग से किया जाता है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, एनालाइज करना, जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए थे, प्रस्तुतिकरण के बाद हम क्या करते हैं, विभिन्न जो विधियां सांख्यिकी में दी हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं, किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आखिरी स्टेप हमारा आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब कोई अन्वेषण विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का निर्वचन कहा जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो आंकड़े लास्ट में जब आंकड़े इकट्ठे किए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा। तो मोटिव, जो भी निष्कर्ष आपने निकाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आंकड़ों का
निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि जो सांख्यिकी है वो विज्ञान है या फिर कला है। ठीक है, तो हम आंसर बोलेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है, मतलब सांख्यिकी दोनों हैं। ठीक है, सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान है। देखो क्यों है? क्योंकि विज्ञान की भांति ही इसमें पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें शोध मतलब एक्सपेरिमेंट संभव है तथा इसकी सभी विधियां वैज्ञानिक मतों पर आधारित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान है। अब सांख्यिकी विज्ञान है, इसकी विशेषताएं विज्ञान के रूप में, तो सबसे इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध समूह और अध्ययन शामिल है। क्या है इसमें? ज्ञान का क्रमबद्ध समूह और अध्ययन शामिल है। इसकी विधियां क्रमानुसार हैं। इसके नियम सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक मतलब हर तरीके से जो नियम हैं वो क्या हैं? सभी के द्वारा मान्य हैं। इसका लिखा इसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। ठीक है, जो आंकड़े निकाल रहे हो वो आप भविष्य के लिए अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, नीतियाँ बना सकते हो। तो ये हो गया कि सांख्यिकी विज्ञान है और सांख्यिकी विज्ञान के रूप में कुछ विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि सांख्यिकी एक कला है। ठीक है, अब कला का क्यों है? क्योंकि कला का संबंध कार्य से है और कार्य करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कला। इससे हमें कार्य करने का ढंग, कौशल, निपुणता, परिणाम तथा अनुभव प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांख्यिकी को क्या कहते हैं? कला भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी हमें सिखाता है कार्य को ठीक ढंग से करना, कौशल, निपुणता, परिणाम या फिर अनुभव, इससे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। किसी भी कार्य को विशेष ढंग से करना कला कहलाता है। ठीक है, और सांख्यिकी भी हमें यही सिखाती है। अगर था कि सांख्यिकी कला के रूप में विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि यह कार्य करने के व्यवस्थित ढंग को सिखाता है। यह कार्य करने के व्यवस्थित ढंग को सिखाता है कि कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। कला लक्ष्य की ओर पहुंचता है। कला से आत्म संयम एवं अनुभव की प्राप्ति होती है। ठीक है, कला से समस्याओं का समाधान मिलता है। ठीक है, किसी भी समस्या का क्या करते हो? समाधान कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यदि कला है किसी प्रकार का, ठीक है, कौशल है, कला से कौशल, निपुणता के साथ साथ परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब आप में एक प्रकार की कला आ जाती है किसी कार्य को ढंग से करने की, ये ठीक है, तो आप क्या करते हो? उस कार्य को निपुणता मतलब अच्छे ढंग से करते हो और फिर उससे अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सांख्यिकी कला के रूप में। ठीक है, विशेषताएं। आगे हम पढ़ते हैं कि सांख्यिकी जो है इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया कि सांख्यिकी जटिल सूचनाओं को सरल बनाती है। ठीक है, जो भी जटिल, क्योंकि सबसे पहले जो अनुसंधान करता है, जो भी आंकड़े इकट्ठे करता है, वो क्या होते हैं? वो जटिल रूप में होते हैं और सांख्यिकी उनको क्या करता है? एक सरल रूप में बनाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि यह जटिल सूचनाओं को विश्लेषण एवं निर्वचन मतलब निष्कर्ष योग्य बनाती है। जो जटिल सूचनाएं आपको प्राप्त हुई, आप उनका क्या करते हो? विश्लेषण करते हो और विश्लेषण करके क्या है कि एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। इसका लिखा है कि सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करती है। तो संख्या के रूप में प्रस्तुत करना ही तो सांख्यिकी है। ठीक है, तथ्यों को हम क्या करते हैं? एक संख्या के रूप में लिखते हैं और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। क्लियर? इसका अर्थ है कि सांख्यिकी ज्ञान एवं कला दोनों रूपों में कार्य करती है। सांख्यिकी जो विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, ये इसके कार्य है। सांख्यिकी विभिन्न मदों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करती है। तुलनात्मक अध्ययन करके ही तो आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो। ठीक है,
तो सांख्यिकी भी यही करती है। इसका लिखा है, यह नीति निर्धारण एवं पूर्वानुमान में सहायक है। यह नीति निर्धारण, आप क्या करते हो, आंकड़ों से आप कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हो। निष्कर्ष पर पहुंचने के आप क्या करते हो कि भविष्य के लिए नीतियां बनाते हो, पूर्वानुमान लगाते हो। ठीक है, तो यह भी इसका एक क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। पीछे कार्य थे, यहाँ पर है महत्व। क्या है कि अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है। यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व इस प्रकार है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो क्षेत्र है वो हमने उपभोग लिया है। हम पढ़ेंगे उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी, उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी का महत्व, और फिर वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी का महत्व। तो सबसे पहला है उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का महत्व। भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। ठीक, उपभोग संबंधी आंकड़े जो हैं, यदि वो संकलित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, तो उसके आधार पर यह मालूम किया जा सकता है कि विभिन्न विभिन्न आय वाले जो लोग हैं वो अपना पैसा किस प्रकार उपभोग पर खर्च करते हैं। ठीक है, और उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, उपभोग संबंधी जो आंकड़े हैं उससे क्या कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं कि पिछले टाइम हमारा कितना बजट था। ठीक है, कितना हमारे खर्चे हुए उपभोग पर। ठीक है, और कितना हमारा अनुमान था कि कितना उपभोग हो सकता है। उसके आधार पर हम नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी। सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप कितना उत्पादन कर रहे हो विभिन्न स्तर पर, उसका क्या करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसके बाद लिखा कि उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोग एवं सहायक हैं, क्योंकि इनके आधार पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एक उत्पादक है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, एक उत्पादक है और वो क्या करता है, उत्पादन करता है। तो वो ये देखेगा कि मांग से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करेगा कि मेरी वस्तु की मांग कितनी रही। ठीक है, और मैं कितनी पूर्ति कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके आधार पर वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा कि जितनी मांग है उसके आधार पर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मांग और पूर्ति में क्या हो जाएगा, एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और इसके आधार पर ही वो क्या करेगा, ठीक है, इसके आधार पर वो उत्पादन करेगा, कितनी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट है थर्ड कि वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें लिखा है कि उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे भूमि, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, फिर उद्यम, यहाँ पर ठीक है के मध्य राष्ट्रीय आय ठीक है, राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कुल राष्ट्रीय आय हुई सरकार को। ठीक है, अब सरकार को देखना है कि जो हमारे पास राष्ट्रीय आय है इसका हमें किस प्रकार क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, वितरण करना है, कहाँ पर, विभिन्न प्रकार के कारकों पर, भूमि पर, श्रम पर, पूंजी पर, या फिर उद्यम का मतलब व्यवसाय पर। ठीक है, तो सांख्यिकी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि सांख्यिकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। समझ में आया। तो सांख्यिकी का महत्व हमने उपभोग के अंतर्गत समझा, उत्पादन के अंतर्गत और फिर वितरण के अंतर्गत।
ठीक है। एक लास्ट इस जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, इसमें लास्ट हम पढ़ते हैं कि सांख्यिकी जो विषय है इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। सांख्यिकी की क्या करनी है, सीमाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, सीमा का मतलब होता है जहाँ पर सांख्यिकी कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला है भैया कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। हमने पीछे पढ़ा था कि कोई एक चर या फिर एक अंक जो है वो सांख्यिकी नहीं कहलाता। ठीक है, सामूहिक जो आंकड़े होते हैं, ये जो तथ्य हैं, वही क्या कहलाते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेला जो वो एक अकेला चर है, ठीक है, या आंकड़ा है, हम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक, खुद से थोड़ी ना कंपैरिजन करेंगे। जब तक हम कंपैरिजन दूसरे से नहीं करेंगे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए कि एक से अधिक मद होने चाहिए। इसलिए लिखा है कि सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, सांख्यिकी केवल सामूहिक तथ्यों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। समझ में आया? दूसरा, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो सांख्यिकी जो है उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करती है जो संख्या के रूप में होते हैं। ठीक है, गुणात्मक रूप में नहीं। लिखा है कि सांख्यिकी गुणात्मक तथ्य जैसे ईमानदारी, सुंदरता का अध्ययन नहीं करती, यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, गुणात्मक जैसे ईमानदारी हो गया, सुंदरता हो गया, ठीक है, बेईमानी हो गया, ठीक है, मेहनत हो गया, ये क्या है, ये गुणात्मक तथ्य हैं। ठीक है, इसलिए इनको सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। और थर्ड है इसकी एक जो सीमा है वो ये है कि जो सांख्यिकी नियम जो हैं वो केवल औसतन सत्य होते हैं। सांख्यिकी नियम क्या होते हैं, औसतन सत्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़े लिए जाते हैं उनका क्या है कि औसत निकाला जाता है। लिखा है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान या फिर जो रसायन विज्ञान के नियम हमेशा सत्य होते हैं, किंतु सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से शुद्ध एवं विश्वसनीय नहीं होते, ये केवल औसतन रूप में सत्य होते हैं। ठीक है, जो सांख्यिकी के नियम है वो क्या है कि औसतन रूप में सत्य होते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। इसकी सीमा है। फोर्थ है कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखो, अगर सांख्यिकी की आपको जानकारी है, आप तभी क्या कर सकते हो, जो आंकड़े हैं उनसे निष्कर्ष निकाल सकते हो, किसी परिणाम पर पहुंच सकते हो। इसके लिए आपको सांख्यिकी का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है, नहीं तो फिर जो निष्कर्ष है वो अशुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा आंकड़ों की एकरूपता एवं सजातीयता। जो आंकड़े हैं जिनसे आप तुलना कर रहे हो वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। लिखा है कि जिन आंकड़ों की तुलना करनी हो उनके लिए यह अति आवश्यक है कि उनमें एक रूपता, एक जैसे आंकड़े होने चाहिए, सजातीयता के गुण हों। ठीक है, विजातीयता होने पर आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। विजातीयता का मतलब अलग अलग क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे हम इसको समझें एग्जाम्पल से, तो ऐसे कह सकते हैं कि दो स्टूडेंट ए और बी, ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जो ए बच्चा है उसका जो वज़न है वो कितना है, 50 किलो है, ए का वेट कितना है, 50 किलो, और वी का जो वेट है, वी का जो वेट है वो है हमारा 55 kg। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वेट का वेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों में क्या है, एक रूपता है, ठीक है, सजातीयता है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बी का जो वज़न है वो ज़्यादा है ए से। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ए का वज़न जो है वो कम है। ठीक है, ए का जो वज़न है वो कम है बी से।
कितना कम है, 5 किलो कम है। यहाँ पे एक निष्कर्ष तक पहुँच गए हम, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम ऐसे बोलें कि जो ए है उसका वेट जो है वो कितना है हमारा 50 किलो, ठीक है। और जो बी है उसकी हाइट, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 5 फीट। तो क्या हम वेट का कंपैरिजन हाइट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस स्थिति को हम बोलें विजातीयता, ठीक है। मतलब अलग अलग क्षेत्र से संबंधित आंकड़े। यहाँ पर आप वेट ले रहे हो, यहाँ पर हाइट ले रहे हो, तो क्या वेट का कंपैरिजन हाइट से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते। इसलिए कहता है कि आंकड़े जो हैं वो एक रूप होने चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। क्लियर? आपको क्या करना है, ठीक है, अपने नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करते चले जाना, चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करना है आपको शेयर करना है। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वहाँ पर नया चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।